Okay, good morning dear student, and let's start today's class. And up to now we have discussed that inside the atom there are three fundamental particles, that are your electron, protons and neutrons. Now the question arises, how these particles are arranged inside the atom. इसका मतलब है एटम के अंदर इस पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है, मतलब इस पार्टिकल कैसे रहते हैं एटम के अंदर, वही हमारा डिस्कशन है. सो व्हाट इज द एटॉमिक मॉडल, मतलब एटम के अंदर जो पार्टिकल हैं, जो तीन पार्टिकल, एक्चुअली तीन से ज्यादा पार्टिकल भी हैं, मैंने पहले बताया था, लेकिन हमें सिर्फ इन तीन पार्टिकल को लेकर ही उसके मॉडल को एक्सप्लेन करना होगा. सो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा एटॉमिक मॉडल. एटॉमिक मॉडल, और एटॉमिक मॉडल जब हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब है हम क्या पढ़ रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द एटम. एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे हुआ है उसको हम एटॉमिक मॉडल बोल रहे हैं. सो अगर तुम इस प्रोसेस को अगर समझो, ऐसा एटॉमिक मॉडल जो पहले दिया होगा, जो सबसे पहले जो आया होगा, डेफिनेटली उसमें कुछ दिक्कतें आया होगा, इसके लिए दोबारा एक मॉडल बना होगा, फिर फाइनल इस तरह से सीरीज ऑफ मॉडल बना होगा, और सबसे जो लास्ट वाला जो मॉडल होगा वो सबसे एक्यूरेट होगा. क्योंकि जो डिस्कवरी होता है वो एक ही दिन में डिस्कवर नहीं होता. जब भी डिस्कवरी एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, जैसे हमने कुछ, मान लो कि मैंने एक पेंटिंग बनाया है, तो मैंने जब पहली बार जो पेंटिंग बनाऊंगा वो उतना सही नहीं हुआ होगा जब मैं दोबारा बनाऊंगा. सो अगर मान लो कि मैं एक पेंटिंग बना रहा हूं, मैंने 5 बार बनाया है, जो सबसे पहले बनाया होगा उसमें बहुत सारे खामियां होंगी, और सबसे लास्ट में जो बना होगा वो पूरा परफेक्ट ही आएगा, मतलब वो रियल लग रहा होगा. तो इसका मतलब क्या होता है, जो जब भी किसी साइंटिफिक इन्वेंशन का बात आता है वो एक ही दिन में नहीं होता है. देयर इज ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हैज बीन डन, और सीरीज ऑफ थ्योरीज हैज बीन प्रपोज्ड, एंड आफ्टर दैट जो लास्ट में आता है उसको हम आज पढ़ रहे हैं. तो अगर रियल में जाओगे तो जो लास्ट में आया होगा उसमें खामियां बहुत ही कम होगा, लेकिन जो सबसे पहले जो आया होगा उसमें बहुत सारा खामियां होगा. तो इस तरह से एटॉमिक मॉडल तो बहुत सारा दिया गया था, लेकिन उसमें से 3 एटॉमिक मॉडल के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. एक है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, और ये जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है ये लगभग सबसे पहले आया था. इससे पहले भी कुछ आया होगा, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस उतना है नहीं, मतलब वो उतना सही नहीं था. इस थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बाद और एक मॉडल आया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया, एटॉमिक मॉडल में लिख दे रहा हूं. और उसके बाद आया बोर्स एटॉमिक मॉडल. सो ये मैंने सीक्वेंसली बताया है. सीक्वेंसली मतलब क्या, पहले थॉमसन, उसके बाद रदरफोर्ड, उसके बाद बोर्स एटॉमिक मॉडल. मतलब सबसे लास्ट में कौन सा आया, सबसे लास्ट में आया बोर्स एटॉमिक मॉडल. और ये बोर्स एटॉमिक मॉडल सबसे लास्ट में आया, इसका मतलब है जो तीनों मॉडल है उसमें सबसे एक्यूरेट और या फिर सबसे सही मॉडल कौन सा होगा, बोर्स एटॉमिक मॉडल होगा. ठीक है, लेकिन अगर हम डायरेक्टली बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि बोर्स एटॉमिक मॉडल में ये दोनों मॉडल का खामियां को ओवरकम किया गया है. मतलब इन दोनों मॉडल में जो भी लिमिटेशन था उस लिमिटेशन इस मॉडल में नहीं आया होगा. सो अगर हम डायरेक्टली बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा थॉमसन एटॉमिक मॉडल एंड थॉमसन एटॉमिक मॉडल एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में ब्रीफली डिस्कशन कर लेंगे. फिर उसके बाद जाकर हम बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे. सो अभी जो हमारा डिस्कशन होगा वो थॉमसन एटॉमिक मॉडल एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में होगा. उसके बाद हम बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में भी पढ़ेंगे. लेकिन ये दोनों मॉडल अभी के टाइम में उतना ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस दोनों मॉडल में बहुत सारा लिमिटेशन होगा. जो इंपॉर्टेंट मॉडल जो हमारा है बोर्स एटॉमिक मॉडल, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे. समझ में आया?
लेकिन हम उन दोनों मॉडल को थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ब्रीफली मतलब इसको उतना ज्यादा इलाबोरेट करके हम नहीं पढ़ेंगे। थॉमसन एटॉमिक मॉडल पहले क्या है उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम रदरफोर्ड में जाएंगे। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, और ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल के हिसाब से इसमें क्या बोला गया, ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल के हिसाब से इसमें ये बोला गया कि जो एटम है दैट इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये पहला पॉइंट है, एटम इज ए, ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल के हिसाब से एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब स्फीयर मतलब एक फुटबॉल का जैसा आकार को हम स्फीयर बोलते हैं, गोल आकार। जो एटम है वो एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, मतलब उसका एक गोल जैसा होगा और उसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होंगे। स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जिसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होगा, मतलब फिट हुआ होगा, जहाँ को आम ओडिया रे खंजा हिथिबा बोली कहू, माने जेमती कि गोटे नेकलेस अछि, नेकलेस रे स्टोन माने खंजा हिताए, एम्बेडेड, तापे इंग्लिश लैंग्वेज ता होची एम्बेडेड, EMBARD। तो इस एटम को एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर लिया गया और उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब रैंडमली फिट किया गया है और रैंडमली एम्बेडेड हम लिख सकते हैं। एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के हिसाब से क्या आया, एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन व्हिच, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, लिखोगे तो भी चलेगा, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, जहां पर इलेक्ट्रॉन रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और एक पॉइंट इस मॉडल में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि एन एटॉम इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। ये इस मॉडल का सबसे खास पॉइंट था, एन एटम इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। इस मॉडल से हमें पता चला कि जो एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, एटम को हम न्यूट्रल सब्सटेंस बोलेंगे और एटम का चार्ज कुछ नहीं होता, मतलब जितना भी पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना भी इलेक्ट्रॉन जरूरत है वो सारे इलेक्ट्रॉन उसमें रहे होंगे। समझ में आ गया? पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो भी रैंडमली, कोई ऐसे सीक्वेंसली नहीं था। ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल है। मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू दिखा रहा हूं। मान लो कि दिस इज स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, मैं इसको गोल बना के दिखा रहा हूं। तो ये जो पूरा मैंने जो चार्ज बनाया है, ऑल दीज आर पॉजिटिव चार्ज। अभी इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव चार्ज चाहिए, और वो नेगेटिव चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन है। एंड जितना भी इलेक्ट्रॉन चाहिए वो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है मतलब एक ही जगह पर नहीं है, या फिर कोई सीरियली नहीं है, या फिर सेंटर में नहीं है, ऐसा नहीं, पूरी तरह से सभी जगह पे ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। कितना इलेक्ट्रॉन रहा होगा? नहीं, पूरा पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए वो सारा इलेक्ट्रॉन इस स्फीयर के अंदर ही है। समझ में आ गया? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सब नेगेटिव चार्ज है, और ये जो स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और द स्फीयर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज जो है वो तुम्हारा, उसका स्फीयर जो पूरा स्फीयर जो बना है वो पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है। तो इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहे, इसीलिए इस एटम को न्यूट्रल भी कहा गया। इसमें लिमिटेशन बहुत है, जैसे कि इसमें न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन एटम के अंदर न्यूट्रॉन होता है। तो इसीलिए तुम इसके लिमिटेशन को इतना इंपॉर्टेंस मत दो। यहाँ पे जस्ट तुम्हें एटॉमिक मॉडल के बारे में जानना है, इसमें तो लिमिटेशन बहुत ही होगा क्योंकि ये सबसे पहले आया था। ठीक है, मैं लिमिटेशन के बारे में उतना डिस्कशन अभी नहीं कर रहा हूँ। स्ट्रिक्टली यहाँ पे लिमिटेशन दिख रहा है, इसमें न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है। समझ में आ रहा है? अभी इस मॉडल को तुम और किसके साथ कंपेयर कर सकते हो?
देखो, तुम्हें एक वाटरमेलन के बारे में पता है, जिसको हम तरबूज बोलते हैं। एक तरबूज में क्या होता है, जो रेड फ्लैश, जो लाल रंग का जो प्लम होता है, वो पूरा चारों तरफ लाल हुआ होता है। अगर तुम ग्रीन का कवर निकाल दोगे तो उसमें पूरा लाल प्लम का एक स्पीयर तुम्हें मिलेगा, और उसमें ब्लैक सीड्स भी होंगे। और जो ब्लैक सीड्स होते हैं वो तरबूज के चारों तरफ रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होते हैं। तो इसीलिए हम वहां उसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। मान लो कि जो लाल जो प्लम था, ऑल दीज आर प्रोटॉन्स, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और जो ब्लैक सीड्स जो था, ऑल दोज ब्लैक सीड्स आर इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? इसलिए मतलब एक तरबूज को अगर तुम माइंड में फिट कर लो तो तुम्हें थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में भी आइडिया आ जाएगा। जो रेड फ्लैश यानी कि रेड प्लम, उसको प्लम कहते हैं, वो सारे पॉजिटिव चार्ज हो गया, मतलब वो गोलाकार आकार में रेड है। उसके अंदर जो ब्लैक सीड्स है, ऑल दोज ब्लैक सीड्स आर इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? इसीलिए थॉमसन एटॉमिक मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल। और ये पुडिंग क्यों कहा गया? इसको देखिए, दोनों नाम को मिलाकर ये प्लम पुडिंग आया। प्लम मॉडल क्यों, प्लम क्यों आया? क्योंकि वाटरमेलन के साथ इसको कंपेयर किया गया है। इसको वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया गया है। वाटरमेलन से तुम प्लम वर्ड ला सकते हो। पुडिंग क्या है? पुडिंग का मतलब होता है केक। तो इसको मैं एक बर्थडे केक के साथ भी कंपेयर कर सकता हूं। कैसे? जैसे कि जो केक होता है, मान लो द केक इज मेड ऑफ ऑल पॉजिटिव चार्ज। वो जो पूरा केक है वो पॉजिटिव चार्ज का है, और उसके अंदर जो काजू किशमिश ये सब जो गिरा होता है, जो ड्राई फ्रूट्स गिरा होता है, उसको रेजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रेजिन। जो भी ड्राई फ्रूट्स केक के अंदर है, उन सभी ड्राई फ्रूट्स को हम इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। और जो पूरा केक है, केक वही हम गोल में इमेजिन कर सकते हैं। जो पूरा केक है वो पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें जितना ड्राई फ्रूट्स लगा है, उन सभी ड्राई फ्रूट्स को हम इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो इसी हिसाब से पुडिंग का मतलब केक होता है, ध्यान रखना। और जो ड्राई फ्रूट जो है उसको रेजिन भी बोलते हैं। वो ड्राई फ्रूट्स को हम इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर करेंगे, और केक को हम पॉजिटिव चार्ज के साथ कंपेयर करेंगे। तो उस हिसाब से एक केक को भी हम एटम कह सकते हैं। कैसे कंपैरिजन किया है? तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल के हिसाब से जो केक भी एटम है, और एक वाटरमेलन भी एक एटम है। एटम है मतलब एटम का अरेंजमेंट ऐसा होता है, एटम है ये नहीं है, सॉरी। जो एटम का मॉडल जो है वो वाटरमेलन के साथ समझा जा सकता है, और एक केक के साथ समझा जा सकता है। केक में कैसे? जो केक बना है वो पॉजिटिव चार्ज का बना है, और उसके अंदर मतलब पुडिंग जो है, पुडिंग मतलब केक, वो पॉजिटिव चार्ज का है, और उसमें जितना ड्राई फ्रूट्स लगा है वो सब इलेक्ट्रॉन है, और रेजिन जो लगा है वो सब इलेक्ट्रॉन है। ठीक उसी तरह वाटरमेलन में जो रेड फ्लैश है वो पॉजिटिव चार्ज का है, और जो ब्लैक सीड्स है वो सभी ब्लैक सीड्स को हम इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो इस हिसाब से थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया आ गया होगा। क्लियर? इज इट क्लियर? इस मॉडल का सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमें मिला, और जो आगे भी कंटिन्यू किया है, वो है एटम का न्यूट्रलिटी। तो अगर तुम मुझे पूछोगे कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल हम आज भी क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, अगर इसमें ये तो सही नहीं है, लेकिन इसमें एक एडवांटेज हमें है जो कि आगे साइंटिस्ट लोगों को हेल्प किया। वो था, थॉमसन ने कहा था कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल, सॉरी यहाँ पर मैंने न्यूट्रल नहीं लिखा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। एन एटम इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। मतलब एटम का चार्ज कुछ नहीं होता है। चार्ज कैसे? जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सभी नेगेटिव चार्ज के थ्रू बैलेंस्ड हो गए हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर दिया है। ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल का सबसे बड़ा एडवांटेज था कि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है, और उसको क्या बोला गया? प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला गया। थॉमसन एटॉमिक मॉडल इज आल्सो कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहा गया पता चला? प्लम वर्ड जो आ रहा है वाटरमेलन से आ रहा है, और पुडिंग जो आ रहा है वो केक से आ रहा है। तो इस हिसाब से थॉमसन एटॉमिक मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया। समझ में आ गया सबको? क्लियर? अभी ये थॉमसन मॉडल खत्म होने के बाद तुम्हारा आ गया एक अनदर मॉडल, दैट इज योर
रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये भी एक मॉडल है, इसको देख लेते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है क्या? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थॉमसन मॉडल से थोड़ा बेहतर है। मतलब इसमें जो लिमिटेशन तुम्हारा देखा गया था थॉमसन मॉडल में, वो लिमिटेशन यहाँ पर ओवरकम किया गया है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल मैं इस एक्सपेरिमेंट में नहीं जा रहा हूं, कैसे रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, डायरेक्ट मैं उसके मॉडल को ही डिस्कशन कर रहा हूं। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के हिसाब से जो पूरा एटॉम है, उस एटॉम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। मतलब पूरा एटॉम के जितना भी अरेंजमेंट है, उसके अरेंजमेंट को दो पार्ट में डिस्कशन किया गया है। कौन से मॉडल में? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। और थोड़ा सा मिनट देख लेते हैं। ओके, आ रहा है, ठीक आ रहा है। जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के हिसाब से पूरा एटम का अरेंजमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है न्यूक्लियर पार्ट, ये पूरा एटम है, मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। एक है न्यूक्लियर पार्ट और एक है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक है न्यूक्लियर पार्ट और एक है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। सो according to Rutherford atomic model, all atom or overall atom can be described in two parts. One is nuclear part and another one is extra nuclear part. और इस न्यूक्लियर पार्ट में क्या आता है? न्यूक्लियर पार्ट मतलब वो न्यूक्लियस से बना है। इस न्यूक्लियस एक नया पार्टिकल, मतलब सेंटर में एक हेवी मास पार्टिकल था। ये रदरफोर्ड के हिसाब से सेंटर में एक हेवी मास पार्टिकल था। हेवी मास मतलब जिसका मास सबसे ज्यादा है, और उस हेवी मास पार्टिकल का साइज छोटा था। मतलब सेंटर में एक छोटा सा हेवी मास पार्टिकल था, और उस हेवी मास पार्टिकल को जो सेंटर में था एटम को, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। एंड उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन था। ये रदरफोर्ड के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, at the center of the atom a heavy mass positively charged particle was is present, and that heavy mass positively charged particle is called nucleus, और इसको हम न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं। and that nucleus consists of proton and neutron। उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। समझ में आ गया? और इस न्यूक्लियस के बाहर जो भी एम्प्टी स्पेस रहा और जो भी खाली जगह रहा, उसको बोला गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या बोला गया उसको? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और उस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा रदरफोर्ड मॉडल था। और यहां पे क्या बोला गया और एक चीज, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी। नॉट स्टेशनरी का मतलब होता है कांस्टेंट रहना। मान लो मैं फिक्स्ड हूं, सो आई एम स्टेशनरी, फिक्स्ड हूं तो। लेकिन अगर मैं मूव कर रहा हूं, सो आई एम नॉट स्टेशनरी। सो रदरफोर्ड ने क्या बोला कि जो सेंटर में एक न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, और उसके बाहर जो एम्प्टी स्पेस है उसमें इलेक्ट्रॉन है, which are not stationary, rather they are moving। These electrons are not stationary, और ये इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। So these electrons are revolving around the nucleus। Okay, these are not stationary। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, इसके बारे सिर्फ मूव कर रहे हैं, ये रदरफोर्ड का कंक्लूजन था। रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया कि ये सारे इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर मूव कर रहे हैं या फिर अलग अलग जगह पर मूव कर रहे हैं। इसके बारे में रदरफोर्ड ने कोई आइडिया नहीं दिया है। रदरफोर्ड ने सिर्फ इतना बताया कि ये जो एटम है उसके अंदर दो पार्ट है, एक है न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो अभी उस न्यूक्लियर पार्ट का मतलब है न्यूक्लियस को बिलोंग करता है। सो न्यूक्लियर पार्ट बिलोंग्स टू न्यूक्लियस,
which is a heavy mass and small size particle. मतलब सेंटर में वो कंसंट्रेट किया गया है, ओके, सेंटर के सेंटर में है, लेकिन उसका साइज छोटा है, मास ज्यादा है, लेकिन ध्यान रखना साइज छोटा है, मास ज्यादा है। और मास क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसके अंदर दोनों मैसिव पार्टिकल है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, इसलिए इसका मास सबसे ज्यादा है। समझ में आ गया? सो इसके अंदर प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, इसलिए इसका मास सबसे ज्यादा हो गया, लेकिन इसका साइज छोटा है। मास बड़ा है और मास ज्यादा है, लेकिन साइज छोटा है। सो इसको न्यूक्लियर पार्ट के अंदर क्या क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। और उसके आउटसाइड पार्ट को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोला गया, जहां पर सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट व्हिच आर नॉट स्टेशनरी, जो कि फिक्स नहीं है, रादर दे आर मूविंग। ये तुम्हारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ओवरऑल समरी था और उसका कंक्लूजन था। समझ में आ गया? अब तुम लिख सकते हो, मैं डिक्टेट कर देता हूं, लिख लो। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, according to Rutherford atomic model, an atom can be described, or the arrangement of atom can be described in two part. लिख लिया? फर्स्ट एक में लिखो न्यूक्लियर पार्ट, दो में लिखो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इस तरह से नोट लिखते हैं, फर्स्ट न्यूक्लियर पार्ट, सेकेंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ओके, अभी आगे लिखो न्यूक्लियर पार्ट हेडिंग को। न्यूक्लियर पार्ट में लिखो एट द सेंटर ऑफ एटम, एट द सेंटर ऑफ एटम ए हेवी मास, हेवी मतलब इसका ओजोन, अधिका ओजोन तो हो जाए तक हमें हेवी वर्ड लगो। ए हेवी मास पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ एटम, ए हेवी मास एंड स्मॉल इन साइज, साइज लेकिन उसका छोटा है, ए हेवी मास एंड स्मॉल इन साइज पार्टिकल इज प्रेजेंट, ए हेवी मास स्मॉल इन साइज पार्टिकल इज प्रेजेंट व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। लिख लिया नोट्स? व्हिच इज कॉल्ड nucleus. At the center of atom, a heavy mass positively charged, or at the center of atom, a heavy mass, उसमें और ऐड कर दो, positively charged particle with small in size, ऐसा लिखना। At the center of atom, एक्चुअली में जैसे कि रट्टा हुआ नहीं है मेरा नोट्स, मैं जो समझता हूं सिर्फ उसको डिक्टेट कर देता हूं। इसका चार्ज पॉजिटिव क्यों है पता चल गया? क्योंकि इसका जो प्रोटॉन है, इसलिए इसका चार्ज भी पॉजिटिव हो जाएगा। सो न्यूक्लियस का तीन चार्ज आ गया, एक पॉजिटिव, तीन प्रॉपर्टी आ गया, पॉजिटिव, हेवी मास एंड स्मॉल साइज, ये तीनों न्यूक्लियस का प्रॉपर्टी है। ओके, तो और एक बार बोल देता हूं। सो एट द सेंटर ऑफ एटम ए हेवी मास पॉजिटिवली चार्ज एंड स्मॉल साइज पार्टिकल इज प्रेजेंट, इस तरह से लिखना, ए हेवी मास positively charged small size particle is present which is called nucleus. ओके, मैं जब भी नोट डिक्टेट करता हूँ, इवन क्लास में भी मैं जो समझा हूँ, जो समझाता हूँ, सिर्फ उसको ही नोट में डिक्टेट कर देता हूँ। इसलिए गुस्सा मत होना कि सर मेरा कॉपी गंदा हो गया है, मैं कभी कभी चेंज करता रहता हूँ। एक्चुअली मैं खुद से मॉडिफिकेशन लाता हूं। जैसे कि मेरा एक नोट कोई फिक्स नहीं है, सर आपने उस ईयर में ऐसा डिक्टेट किया था, आज क्यों डिक्टेट कर रहे हैं? नहीं, मॉडिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि मेरा कुछ है नहीं, मैं जो समझता हूं सिर्फ उसको ही नोट में डिक्टेट करता हूं। तो इसीलिए थोड़ा सा उसको, तुम्हारा कॉपी थोड़ा सा गंदा हो सकता है, अगर हो सके तो तुम रफ में पहले लिख सकते हो। तो इसका पहला पॉइंट क्या हो गया? एट द सेंटर ऑफ एटम ए हेवी मास पॉजिटिवली चार्ज and small size particle is present which is called nucleus. Clear? Full stop. आगे लिखो, nucleus consists of protons and neutrons. Nucleus consists of protons and neutrons. समझ में आ गया? ये न्यूक्लियर पार्ट में चला गया। फिर आगे लिखो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। In the extra heading दीजिए extra nuclear part and लिखो, in the extra nuclear part और extra nuclear part में, in the extra nuclear part
electrons are present. In the extranuclear part, electrons are present. एक्स्ट्रान्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स हैं. इन द एक्स्ट्रान्यूक्लियर पार्ट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट व्हिच आर नॉट स्टेशनरी. STATIONARY. स्टेशनरी का मतलब होता है फिक्स्ड, कांस्टेंट नहीं. व्हिच आर नॉट स्टेशनरी रादर RATHER रादर मूविंग और रिवॉल्विंग अगर लगाओगे तो और अच्छा होगा. रिवॉल्विंग मतलब घूमना और मूविंग मतलब कहीं भी जा सकता है. रिवॉल्विंग मतलब इस तरह से गोल गोल घूमने को रिवॉल्विंग बोलते हैं और सिर्फ जाने को रेंडमली मूविंग बोलते हैं. तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वो रिवॉल्व करते हैं किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ. व्हिच आर रिवॉल्विंग, which are which are revolving around the nucleus. न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं. क्लियर, समझ में आ गया सब लोगों को. सो ये तुम्हारा जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल अभी यहां पे खत्म होता है. सो दिस इज अबाउट योर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. नेक्स्ट आगे हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल. और किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोर्स एटॉमिक मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बोर्स एटॉमिक मॉडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो अभी हम जो पढ़ेंगे, एक्चुअली बोर्स एटॉमिक मॉडल में भी न्यूक्लियस के बारे में बोला गया होगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे सिर्फ घूम रहे थे वो बोल रहा था रदरफोर्ड में, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं इसके बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन बोर्स एटॉमिक मॉडल में आ जाएगा. सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बोर्स एटॉमिक मॉडल. इसको अभी हेडिंग दो और इसको हम सबसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये इन तीनों से बेटर है. तो इसमें सारे जो डिसएडवांटेज मतलब लिमिटेशन जो फंक्शन में और वर्क में जो भी लिमिटेशन था वो अभी बोर्स एटॉमिक मॉडल में ओवरकम हो जाएगा. सो लेट्स डिस्कस अबाउट बोर्स एटॉमिक मॉडल. ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक मॉडल. एग्जाम में इसके ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं. और ये बोर्स एटॉमिक मॉडल है क्या, इसको समझने के लिए मैं तुम्हें क्लियरली तुम्हारा जो प्लैनेटरी सिस्टम जो हमारा है जिसको हम सोलर सिस्टम बोलते हैं, और इस सोलर सिस्टम का हिस्सा जो क्या होता है अरेंजमेंट, एट द सेंटर सन है. हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में सन है और इस सन के अराउंड डिफरेंट क्या है जिसको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं. हो गया. सो इन डिफरेंट ऑर्बिट्स डिफरेंट प्लैनेट्स आर देयर. व्हाट इज योर प्लैनेट? इस तरह से कितना प्लैनेट्स है? 9 प्लैनेट है. और हमारा प्लैनेट कौन सा है और क्या है? अर्थ है. सो ये हमारा सोलर सिस्टम है. समझ में आ रहा? सो जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है वो लगभग इस सोलर सिस्टम के हिसाब से मतलब सोलर सिस्टम जैसा ही है. कैसा है हम अभी डिस्कशन करेंगे. अगर तुम्हारा सोलर सिस्टम तुम्हारे माइंड में अगर फिट है तो बोर्स एटॉमिक मॉडल तुम इजीली लिख सकते हो. और बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या कहता है मैं उसको पहले ये सोलर सिस्टम तो हो गया, क्यों इसको सोलर सिस्टम कहा गया है बोर्स एटॉमिक मॉडल को अभी समझो. और बोर्स एटॉमिक मॉडल के हिसाब से पहला पॉइंट क्या है, बोर्स एटॉमिक मॉडल कहता है एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है. एट द सेंटर ऑफ द एटम न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, जो कि रदरफोर्ड भी कहता था. एंड अराउंड दिस न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियर के चारों तरफ डेफिनाइट सर्कुलर पाथ्स आर प्रेजेंट. बहुत सारे सटर्न और डेफिनाइट सर्कुलर पाथ आर प्रेजेंट. कितने सर्कुलर पाथ? बहुत सारा है. मैं तुम कह सकते हो इनफाइनाइट. डेफिनाइट सर्कुलर पाथ्स आर प्रेजेंट इन व्हिच, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग. इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं. और उस सर्कुलर पाथ को मतलब सेंटर में न्यूक्लियस रहा और उसके चारों तरफ डेफिनेट सर्कुलर पाथ है
और उस डेफिनाइट सर्कुलर पाथ में और उस निर्दिष्ट निर्दिष्ट गोलाकृतिर पथ अच्छी जमी आम सोलार सिस्टम ऑर्बिट्स थिला एंड से हिसाब रे ये न्यूक्लियस चारि तरफ चारिआडे एक डेफिनाइट सर्कुलर पाथ जोटा रहुची और व्हाट एवर द डेफिनाइट सर्कुलर पाथ और प्रेजेंट और जो भी गोलाकार का पाथ है उस सर्कुलर पाथ को यहां पर और बोर्स मॉडल में क्या नाम दिया गया है? दैट सर्कुलर पाथ और दैट डेफिनाइट सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड, उन सभी सर्कुलर पाथ को यहां पे सेल बोला गया है, सेल और ऑर्बिट्स बोला गया है। और भी बहुत सारे नाम दिया गया है, सेल बोला गया है, ऑर्बिट्स बोला गया है, स्टेशनरी स्टेट्स भी बोला गया है। क्यों बोला गया है मैं इसको समझाऊंगा। स्टेशनरी स्टेट्स बोला गया है किसको? उस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो भी डेफिनेट सर्कुलर पाथ है उन सभी सर्कुलर पाथ में जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और इलेक्ट्रिक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन सर्कुलर पाथ को नाम दिया गया है सेल और ऑर्बिट और स्टेशनरी स्टेट्स दिया गया है। समझ में आ गया? उन सभी सर्कुलर पाथ को सेल, ऑर्बिट और स्टेशनरी स्टेट्स दिया गया है। क्लियर? जिसको कि हम रेंडमली बोलते हैं दे आर नेम्ड एच के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। आगे है या नहीं? कितना है आगे? इनफाइनाइट है। यहां पर ओ भी आ सकता है, पी भी आ सकता है, लेकिन बच्चों को 4 सेल तक भी बोला जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एटम के अंदर 4 सेल है, नहीं। डेफिनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ कर देगा। हाँ, हम उनको नाम नहीं दे सकते। सर हम क्या नाम देंगे उन सभी को? सभी को नाम देने की जरूरत ही नहीं है। इस 4 सेल को बहुत सारे बच्चे आंसर देते हैं एटम के अंदर 4 सेल है, KL MN। नहीं, आगे भी सेल है। हाँ, तुम नाम नहीं दे सकते हो, ये तो डिफरेंट बात है। हाँ, OPQRS बोलोगे, 26 के बाद क्या बोलोगे? तो इस तरह से नाम देना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम्हारा आंसर क्या होगा? उस एटम के और न्यूक्लियस के चारों तरफ कितना सेल है अगर क्वेश्चन पूछा गया, अगर कितना सेल है क्वेश्चन पूछा गया तो तुम्हारा आंसर इनफाइनाइट आएगा। समझ में आ गया? मान लो क्वेश्चन पूछा गया हाइड्रोजन एटम के अंदर कितना सेल है, आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। हाँ, ये नहीं पूछा गया कि हाइड्रोजन एटम के अंदर कितने सेल में इलेक्ट्रॉन है। एक क्वेश्चन का आंसर अलग हो जाएगा, क्योंकि कितना इलेक्ट्रॉन है वो डिपेंड करेगा एटॉमिक नंबर के ऊपर। लेकिन अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछा गया हाइड्रोजन एटम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर कितना सेल है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा इनफाइनाइट। ध्यान रखना, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल थिंग है। सो एटम के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ circular path are present, and that infinite number of circular path are called cells. क्या कहा गया इन सर्कुलर पाथ को? All these circular paths are called cells, orbits और stationary states, और इनको energy levels भी कहा जाता है। All these are called energy levels also। किसको? इन सभी सर्कुलर पाथ को। और इनको कैसे नाम दिया गया है? K सेल, L सेल, M सेल, N सेल। तुम पूछ सकते हो सर आगे सेल है या नहीं? हाँ, आगे भी सेल है। हम नेम इसको OPQRS दे सकते हैं। तो क्या इतना 26 सेल है? नहीं, ये बहुत सारा सेल है। मतलब तुम कह सकते हो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल होते हैं। ऐसा नहीं कि 1 सेल या फिर 2 सेल या 3 सेल है, नहीं, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल होते हैं। हम नाम नहीं दे सकते क्योंकि हम इनफाइनाइट का कितना नाम खोजेंगे। लेकिन बच्चों को 4 ही सेल का बताया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एटम के अंदर 4 सेल नहीं होते, एटम के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल होते हैं। और इन सभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स को हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। और इनको इस तरह से नाम भी दिया जाता है E1 फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल। इस तरह से आगे कंटिन्यू करता है। कितने तक कंटिन्यू करेगा? इनफाइनाइट तक कंटिन्यू करेगा। समझ में आ गया? और यहाँ पे क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन एटम के अंदर कितने सेल है, तो आंसर कितना क्या होगा? मान लो क्वेश्चन पूछा गया हाइड्रोजन एटम के अंदर कितने सेल है, ऑप्शन में है 1 2 3, सी में है 3, डी में है इनफाइनाइट। आंसर क्या होगा? बहुत सारे बच्चे हड़बड़ाहट में 1 दे देते हैं क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। नहीं, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? हाइड्रोजन एटम के अंदर कितने सेल है, तो तुम्हारा आंसर होगा इनफाइनाइट। हाँ, अगर क्वेश्चन पूछा जाता हाइड्रोजन एटम के
कितने सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आंसर तुम्हारा 1 होगा। ऐसा नहीं कि घर है तो उस घर में रहने के जो मतलब कंपलसरी है। मान लो एक बिल्डिंग में 100 रूम्स है, क्वेश्चन पूछा गया 100 रूम्स है लेकिन एक मतलब 2 रूम में लोग रहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया इस बिल्डिंग में कितना रूम है, क्या आंसर होगा? 2 होगा? नहीं, आंसर 100 ही होगा। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा गया इस वाले बिल्डिंग में कितने रूम में लोग रहते हैं, तभी आंसर 2 होगा। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछा गया बिल्डिंग में कितना रूम है, तो आंसर 100 ही होगा। इस तरह से एटम के अंदर इन्फिनिट नंबर ऑफ सेल है। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया एटम्स के अंदर कितने सेल हैं, चाहे तो कोई भी एटम दे, तो आंसर तुम्हारा इन्फिनिट ही होगा। लेकिन कितने सेल में इलेक्ट्रॉन है, इसको जानने के लिए हमें एटॉमिक नंबर में जाना पड़ता है। समझ में आ गया? सो ये जो एटम के अंदर जो सर्कुलर पाथ है, जो डेफिनेट सर्कुलर पाथ है, इन सभी सर्कुलर पाथ को बोला गया है सेल्स और ऑर्बिट्स और स्टेशनरी स्टेट्स और एनर्जी लेवल्स। इनको स्टेशनरी स्टेट्स क्यों कहा गया है? स्टेशनरी स्टेट्स इसीलिए कहा गया है जो सभी सेल का एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। Each cell has a fixed amount of energy. Each cell has a fixed amount of energy. सभी सेल का एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इसलिए इन सभी सेल को स्टेशनरी स्टेट्स कहा गया है। Why they are called stationary states? Because each cell has, सभी सेल का एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। मान लो इसका अगर 10 किलो जूल है तो इसका 20 किलो जूल होगा, इसका 40 किलो जूल, कितना एनर्जी होगा हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, मैं बस में रैंडम डाटा दे रहा हूं। इसका 80 किलो जूल हो सकता है। तो इन सभी सेल का एनर्जी अलग अलग होता है और फिक्स्ड होता है। एक एटम के अंदर इस सेल फिक्स्ड होगा, जैसे कि हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट सेल का एनर्जी फिक्स्ड है, हीलियम एटम का फर्स्ट सेल का एनर्जी फिक्स्ड है। दोनों का फर्स्ट सेल का एनर्जी सेम नहीं होता है। एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आगे पढ़ाऊंगा, वो बोस ने बताया था। अभी बस इतना समझो, जो भी एटम तुम ले लो सभी सेल का एनर्जी फिक्स्ड होता है, और इन सभी सेल का एनर्जी फिक्स्ड होता है, इसलिए उनको स्टेशनरी स्टेट्स भी कहा गया, और एनर्जी होने की वजह से उनको एनर्जी लेवल्स भी कहा गया। समझ में आ गया बोर्ड्स का फर्स्ट पोस्टुलेट? बोर्ड्स का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या हो गया? लिख लो, मैं डिक्टेट कर देता हूं, लिखो मेरे साथ। अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, लिख दिया हेडिंग, अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट पॉइंट लिखो, एट द सेंटर ऑफ एटम न्यूक्लियस इज प्रेजेंट व्हिच कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ये रदरफोर्ड से भी आया था। एट द सेंटर ऑफ एटम न्यूक्लियस इज प्रेजेंट व्हिच कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, comma, around this nucleus definite circular paths are present. Definite circular paths are present in which electrons are revolving. हो गया? इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। रिवॉल्विंग वर्ड इसलिए मैं लगा रहा हूं, मूविंग नहीं लगा रहा। इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। हो गया? फुल स्टॉप। These circular paths are called cells, orbits, stationary states or energy levels. These circular paths are called cells, orbits, stationary states or energy levels. लिख लिया पहला पॉइंट। And these are named as लिखो E1, E2, E3, E4, इस तरह से E इनफाइनाइट तक तुम लिख सकते हो, और K, L, N, आगे लिखने की जरूरत नहीं, हम नाम नहीं दे रहे हैं इनको, लेकिन है। क्लियर? लिख लिया सब लोगों ने? ओके। और यहां पे एक स्टार मार्क देकर लिखो, दीज आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स बिकॉज, ये जान लिख लेना स्टार मार्क देकर, और पूछा जाएगा तो बताओगे। दीज आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स बिकॉज ईच सेल हैज ए, और सभी सेल का फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, सभी सेल का फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, इसीलिए इन सभी को हम स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं।
हो गया, समझ में आ गया। सो आज की क्लास में हमने डिस्कशन कर लिया है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, सॉरी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, एंड अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है बोर्स एटॉमिक मॉडल के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। बोर्स एटॉमिक मॉडल अभी और है, लेकिन हमने फर्स्ट पोस्टुलेट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम और जो दूसरा तीसरा पोस्टुलेट्स होगा और जो भी पोस्टुलेट्स बाकी है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इतने आज की क्लास तक इतना ही पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से इतना तो सबको समझ में आ गया होगा, सेल्स क्या है, ऑर्बिट्स क्या है, एनर्जी लेवल्स क्या है और उनको स्पेशलिस्ट क्यों कहा जाता है, इनका एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सभी सेल का रेडियस क्या होगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।